नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर टीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इंडियन पॉलिटी बड़ा जो भाग है अपन ने शुरू किया, उसमें आज अपन आगे बढ़कर पहुंच गए हैं अगले भाग की तरफ। कल जो लास्ट क्लास मिली है आपको, उस क्लास में वो क्लास स्पेसिफिक डिजाइन की गई थी रीट के लिए, लेकिन वो टॉपिक कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे अपने लोकतंत्र और चुनाव पढ़े, मतदाता जागरूकता वगैरह पढ़ा, वो भी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी परीक्षा में जरूर आता है। और साथ ही साथ जो बाल सुरक्षा, बाल संरक्षण अधिकार जो है, वो भी कहीं न कहीं सम्मिलित रूप से किसी न किसी परीक्षा में जरूर आता है, तो वो भी आप देखें। दूसरी चीज, अब अपन वापस उस तरफ, उन टॉपिक की तरफ जो स्पेसिफिक सभी एग्जाम में उतना ही महत्वपूर्ण है जितने की रीट के एग्जाम में, जितने की ईओआरओ के एग्जाम में, जितने की चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में, जितने की जेल प्रेरी एग्जाम में, जितने की शिक्षक भर्तियों के एग्जाम में बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, सर ये क्लास उसके लिए, जेल भर्ती के लिए है, जेल प्रेरी के लिए है, या उसके लिए है, या उसके लिए। सभी परीक्षाओं में मैं अंडरलाइन करके एक लाइन कह रहा हूं, वेरी मोस्ट लगा दो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो, और एक लाइन कह रहा हूं कि जिन जिन भर्ती परीक्षाओं में पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान सिलेबस में है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण है। उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लासें आप देख सकते हो। अब आप अपना सिलेबस उठाएं, सिलेबस देखें, उस सिलेबस में अगर पॉलिटी है तो आप इन क्लासों को जरूर देखें। बस L1 L2 में है सर, क्या L1 में है सर, जेल प्रेरी के लिए पढ़ सकते हैं क्या, पटवारी के लिए पढ़ सकते हैं क्या, ग्राम सेवक के लिए पढ़ सकते हैं, सभी के लिए पढ़ सकते हैं। सभी के लिए जिनमें राजनीति शब्द है, राजनीति सिलेबस में है, उन सब के लिए पढ़ सकते हैं। क्लियर? अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन का समाधान नहीं होगा। अब इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को अंग्रेजी न्यू ईयर, अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। 2025 जो कि आप सबके और हमारे सबके सपनों का वर्ष है, उस 2025 में सपने साकार करने का वर्ष है। उसमें आप सभी के सपने पूरे हो और जो इच्छा है आप वो प्राप्त करो मेहनत करके। बिना मेहनत के तो गुदड़ी ओढ़ के सो जाओगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो मेहनत करके आपकी जो जिज्ञासा, जो आशा, जो आपके परिवार की, आपके परिवारजन जो आपसे आशा लगाए रखी है, जो वो सोच के बैठे हैं कि ये जो पद है वो प्राप्त करेगा या प्राप्त करेगी, उन पद को आप सुशोभित करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार फिर अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। चलो, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलो शुरू करते हैं अपने आज है भारत का संविधान में संसद वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? संसद। 3 भाग में अपन इसको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 2 भाग में निपट गया था, 2 भाग में नहीं तो 3 भाग में कम से कम पढ़ेंगे। पहला अपन संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, कल नेक्स्ट क्लास में राज्यसभा और फिर लोकसभा। अगर लंबी क्लास का शेड्यूल सेट हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा एक ही क्लास में करवा देंगे। लंबी क्लास का शेड्यूल सेट नहीं हुआ तो फिर 3 क्लासों में जो है भारत का संविधान है उसको, और भारत के संविधान में जो संसद है उसको पढ़ेंगे। आज अपन सिर्फ संसद के बारे में ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक का नाम है संसद, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अपन कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, सॉरी व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका अगला जो नेक्स्ट जो जब भी रहेगा, जब संसद पूरा हो जाएगा उसके बाद अपन कार्यपालिका को पढ़ेंगे। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो है संसद की, भारत की जो है व्यवस्थापिका में संसद। ठीक है, संघ सरकार की व्यवस्थापिका के लिए अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद है? 79 से लगाकर 79 से लेकर 123 तक जो अनुच्छेद है वो ये जो है व्यवस्थापिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संघ के लिए व्यवस्थापिका की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक, अनुच्छेद 79 से लगाकर 123 तक जो है संघ सरकार की व्यवस्थापिका के बारे में बात करते हैं। या इसमें जो उल्लेख है वो व्यवस्थापिका का उल्लेख है। सबसे पहला अनुच्छेद 79, संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी, यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो 79 जो अनुच्छेद है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए जो है एक संसद होगी। क्या होगी? एक
संसद होगी। ठीक है, अब संसद किन किन से मिलकर बनेगी? तो संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के 3 अंग है। संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यही पूछा जाता है कि संसद के अंग है, और पहला ऑप्शन आता है 2 लोकसभा राज्यसभा। अपन सीधा बिना उस प्रश्न को सही तरीके से पढ़े लोकसभा राज्यसभा करके आते। वो संसद के सदन है, संसद के 2 सदन है, न कि अंग। अंग पूछा जाए तो 3 राष्ट्रपति जी भी हैं जो अंग में शामिल है। संसद के अंग में राष्ट्रपति जी भी शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देखो इसको और क्लियर कर दिया आपने। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो है वो संसद के 2 सदन है। क्लियर तो सही है, सही क्लियर है। लोकसभा और राज्यसभा जो है वो 2 सदन है। और संसद के अंग जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है वो तीनों मिलकर जो है वो संसद बनते हैं। तीनों मिलकर क्या बनते हैं? संसद बनते हैं। लेकिन संसद के सदन पूछे जाए तो 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? आई थिंक यहां कोई प्रॉब्लम आपके अब आगे नहीं आएगी। राज्य के मूर्त, अमूर्त एवं मूर्त रूप को ये बताते हैं। ये जो सदन है उसको जो है पेश करते हैं, मूर्त अमूर्त रूप को जो है वो पेश करते हैं। अब सरकार के जो है वो कितने स्वरूप होते हैं, कितने प्रकार की सरकार होती है? तो विश्व में, पूरे विश्व लेवल पर जो है वो सरकारें कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है संसदात्मक। एक तो होती है अध्यक्षात्मक, एक होती है संसदात्मक। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था, उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका, और संसदात्मक व्यवस्था जो है उसका उदाहरण है ब्रिटेन। जहां से अपन भारत ने जो अडॉप्ट की है संसदात्मक व्यवस्था वो है ब्रिटेन। तो ध्यान रखना, संसद के 2 स्वरूप होते हैं या 2 रूप होते हैं। सरकार के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो अध्यक्षात्मक, उसका उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है, और एक होती है संसदात्मक जिसका उदाहरण जो है ब्रिटेन है। ठीक है, चल। भारत में संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। कौन से स्वरूप को अपनाया गया? मैंने अभी बात की कि भारत में जो व्यवस्था ली गई है वो संसदात्मक ली गई है, जो कि ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जो है भारत में लिया गया, न कि अध्यक्षात्मक, न कि अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है वो अमेरिका में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ अपन संसद के बारे में और सरकार के बारे में जो है ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, आगे। सरकार के 3 अंग होते हैं। अब देखो अपन क्लियर करते हैं कार्यपालिका क्या है। पहला अंग जो होता है, फर्स्ट जो अंग होता है उसको कहते हैं कार्यपालिका। पहला जो अंग होता है उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका। फर्स्ट जो अंग होता है उसको कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का प्रावधान कहां से कहां तक? अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 78 तक। अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 78 तक, यानी 52 से, यानी राष्ट्रपति से। 52 अनुच्छेद राष्ट्रपति जी की बात करता है, राष्ट्रपति जी से लगाकर 78 यानी मंत्रिपरिषद। 52 से लगाकर 78 तक जो है वो कार्यपालिका की बात करते हैं। यानी कार्यपालिका में कौन कौन आ गए? राष्ट्रपति जी, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो किसमें आते हैं? कार्यपालिका में। इनका काम क्या होता है? कानून को लागू करने का कार्य। ये कानून को लागू करते, चलो ये कानून को लागू करते तो बनाता कौन है? आगे देखते हैं अपन एक बार ये देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी जो है वो किसमें आते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और महान्यायवादी अपन ने पढ़ा था जब संविधान सभा और जब पढ़ रहे थे तब एक पढ़ा था अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 किसकी बात करता है? महान्यायवादी। पढ़ा था? अगर आपने ढंग से उन क्लासों को देखा होगा तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक किया होगा। मैंने इसी तरफ यहां मार्क करके वो चीज लिखी थी, शायद आपको याद हो। ठीक है, ये तो हो गए कार्यपालिका। फिर आता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका इससे आगे अनुच्छेद 78 से आगे अनुच्छेद 79 से लगाकर 123 तक। अनुच्छेद 79 से लगाकर 123 तक। अब ये क्या करता है? तो ये करता है जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कानून। जो सरकार, जनता की इच्छा है, जो जनमानुष की इच्छा है, जो जनता जनप्रतिनिधियों से जो चीजें चाहती हैं
उनको ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छाओं को जो है वो कानून का रूप देना। इनकी इच्छाओं को क्या करना, कानून का रूप देना। ये तो काम है व्यवस्थापिका का। कार्यपालिका का काम उसको लागू करना, कानून को क्या करना, लागू करना। और तीसरा भाग आता है जो कहलाता है न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147। अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 क्या करता है, कानूनों की न्यायिक रक्षा या समीक्षा करना। अगर कोई कानून गलत बन गया है, अगर संसद ने कोई कानून गलत बना दिया है तो उसकी क्या करते हैं, समीक्षा करती है। और अगर कोई कानून सही बनाया है और उसकी जो है रक्षा नहीं हो पा रही है या किसी अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है तो उसकी रक्षा करना, न्यायिक रक्षा करना। क्लियर। और आगे एक कैग 148 से 151 तक जो है कैग का सीएजी का वर्णन है। 148 से 151 स्पेशल तो मेंशन नहीं है रीट में, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन जरूर पढ़ेंगे इसको, ये पूरा हो जाएगा रीट के लेवल का तब तक। क्लियर। अब देखो, संसद, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अपने आज जो टॉपिक लिया है वो है व्यवस्थापिका। क्या लिया है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का प्रावधान कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक, तो 79 से लगाकर 123, 79 से 123 तक। अब 79 क्या बात करता है, तो 79 ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए क्या होगी, संसद होगी, जो कि किससे बनी हुई होगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनकर मिलकर बनेगी। यानी अंग कहेंगे तो 3 अंग हो गए। संसद के अंग जब भी पूछे जाएंगे तो 3 अंग है। कौन कौन से, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब भी सदन पूछे जाएंगे तो 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। सदन अगर पूछा जाए तो 2 और अंग पूछा जाए तो 3, अंग पूछा जाए तो 3। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। फिर है सरकार के 2 रूप होते हैं। 2 प्रकार की सरकारें होती है विश्व स्तर पर। एक तो होती है अध्यक्षात्मक, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है, और एक होती है संसदात्मक, जिसका उदाहरण है ब्रिटेन। और भारत ने जो है ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था है, उसको अपनाया है। अब फिर बात करते हैं सरकार की। सरकार आ गई, संसदात्मक सरकार आ गई, सरकार का चुनाव कर दिया। कैसी सरकार ली अपन ने, संसदात्मक सरकार ली। तो अब संसदात्मक सरकार के भाग कौन कौन से, कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहली कार्यपालिका, पहली कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 71 तक, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, ये आ गए पहले कार्यपालिका में। इनका काम क्या है, कानून को लागू करना। चलो, ये कानून को लागू करते तो बनाता कौन है, बनाती है व्यवस्थापिका। कौन बनाती है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में संसद, व्यवस्थापिका में संसद मूल रूप से। अनुच्छेद कौन सा, 79 से लगाकर 123, 79 से लगाकर 123 क्या करती है, तो जनता की इच्छा को कानून बनाना। इच्छा का, जो जनता की इच्छा होती है उसके अनुरूप जो है वो कानून का निर्माण करना। अब फिर तीसरा भाग कौन सा है, तो तीसरा भाग है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, तो न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा करती है और उनकी समीक्षा करती है। तो न्यायपालिका का कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक, तो 124 से लगाकर 147 तक, 124 से लगाकर 147 तक, ये तीनों भाग क्लियर। और फिर कैग की बात तो है ये 148 से 151। आई थिंक ये जो स्लाइड है एकदम क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बड़े आगे, अब आगे चलो। अब देखो, लोकसभा का पहली बार गठन कब किया गया, तो लोकसभा का प्रथम बार गठन जो किया गया वो किया गया 17 अप्रैल 1952 के दिन। 17 अप्रैल 1952 के दिन, 17 अप्रैल 1952 के दिन जो है वो गठन किया गया। पहली बार जो गठन किया गया वो पहली बार गठन कब किया गया, 17 अप्रैल 1952 के दिन। इसे क्या कहा जाता है, लोगों का सदन। लोकसभा का मतलब होता है लोगों का सदन, लोगों का सदन, जनता का सदन। किसका सदन, जनता का सदन। फिर दूसरा है राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का गठन कब किया गया, तो 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है राज्यों की परिषद। क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद कहा जाता है। फिर लोकसभा की और राज्यसभा की प्रथम बैठक। देखो पहले तो दोनों का गठन याद रखना, दोनों का गठन अलग अलग है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 है और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 है, 3 अप्रैल 1952 है। अब प्रश्न ये नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा मतलब लोगों का सदन, राज्यसभा यानी राज्यों का सदन। अब पूछा जाता है अगला प्रश्न जो पूछा जाता है
कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रश्न को वही घुमा के वापस पूछा जा सकता है कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो दोनों प्रथम बैठकें जो है वो 13 मई 1952 के दिन, दोनों जो प्रथम बैठकें हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो प्रथम बैठकें हैं वो कब हुई थी, 13 मई 1952 की थी। 13 मई 1952 के दिन जो है पहली बैठकें हुई। 13 मई 1952 के दिन जो है वो पहली बैठकें हुई। तो 13 मई 1952 से 13 मई 2002 के दिन, 13 मई 2002 के दिन स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया, स्वर्ण जयंती मनाई गई, बैठक की स्वर्ण जयंती मनाई गई। जो लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी उस पहली बैठक की स्वर्ण जयंती किस तिथि को मनाई गई, सीधा सा अपन काउंट करके भी निकाल सकते हैं। तो 13 मई 2002, अगर 13 मई की डेट याद है तो। गठन अलग अलग है, ध्यान रखना। लोकसभा के गठन की प्रथम गठन की तिथि 17 अप्रैल है और 1952 और राज्यसभा के गठन की है 3 अप्रैल 1952 है। लेकिन दोनों की जो बैठक है, जो प्रथम बैठक है, जो शुरुआती बैठक है, उसकी तिथि दोनों की एक है 13 मई 1952। 13 मई 1952 और 3 मई 2002 के दिन जो है वो स्वर्ण जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई, स्वर्ण जयंती मनाई गई। अब सीधा सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये नहीं दिया हुआ हो तो भी अपन निकाल सकते हैं आंसर। संसदों की जननी किसे कहा जाता है, सिंपल सी बात है, संसदात्मक व्यवस्था, दुनिया की सबसे पुरानी संसदात्मक व्यवस्था, जहां से भारत ने ये जो व्यवस्था है अडॉप्ट की है वो कहां की है, तो ब्रिटेन की। तो आराम से इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं, ये कोई टफ नहीं रहता है, कोई टफ बात नहीं रहता है। अब फिर अगली बात करते हैं, 3 स्तंभ की बात करते हैं। सरकार का चौथा स्तंभ कौन कहलाता है, तो मीडिया। मीडिया को जो है वो सरकार का कौन सा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ। 3 हो गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। चौथा स्तंभ के रूप में इसे माना जाता है मीडिया को। ठीक है, भारत में कैसी व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में कितने सदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई, द्विसदना। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बेसिक क्वेश्चन में ही अपन फंस जाते हैं। भारत में कितने सदनात्मक, कैसी व्यवस्था है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। राष्ट्रपति को संसद का अंग एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर जोड़ा गया। वेरी मोस्ट फैक्ट है ये, ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होगा, राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। ये कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो ध्यान रखना एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, समिति पूछे नहीं पूछे, किसकी सिफारिश पर पूछा जाए तो एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति जो है वो एक संसद के अंग के रूप में जोड़ा जाए, संसद के अंग के रूप में जोड़ा जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। अब यहां तक जो था वो फैक्ट अपन ने पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं संसद भवन की तरफ। संसद भवन देखो, अब पहले तो पुराना संसद भवन, फिर नए संसद भवन के भी बारे में बात करेंगे। पुराने के बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है, तो दोनों पढ़ लेंगे। परिकल्पना, पहले तो इसकी परिकल्पना किसने रखी थी कि भाई एक संसद भवन जो है बनाया जाए, तो सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस, इन दोनों ने जो है इसकी परिकल्पना की थी कि एक संसद भवन, भारत का एक संसद भवन होना चाहिए। अब संसद भवन होना चाहिए तो संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया, या शिलान्यास किसके हाथों से किया गया, तो 12 फरवरी 1921 के दिन पहला जो पत्थर है वो रखा गया। किसके द्वारा रखा गया, तो ड्यूक ऑफ कनाट। राजस्थान की जिले वगैरह पढ़ते हैं तब इनको बहुत याद किया जाता है, राजस्थान जीके में भी इनका बहुत योगदान है, ड्यूक ऑफ कनाट को। तो 12 फरवरी 1921 के दिन जो है वो इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास किसने किया, तो ड्यूक ऑफ कनाट ने। कहां पर स्थित है, तो ये है रायसीना पहाड़ी, यानी रायसीना हिल्स, दिल्ली में। और इसका उद्घाटन कब किया, बनकर कब तैयार हो गया, उद्घाटन कब किया गया, तो 18 जनवरी 1927 के दिन इरविन के द्वारा। उद्घाटन किसने किया, तो इरविन ने। नींव किसने रखी या शिलान्यास किसने किया, तो ड्यूक ऑफ कनाट ने। शिलान्यास किसने किया या नींव किसने रखी, तो ड्यूक ऑफ कनाट ने। और इसका जो है उद्घाटन किसने किया, तो इरविन ने। क्लियर। 12 फरवरी 1921 के दिन तो नींव रखी गई और 18 जनवरी 1927 के दिन जो है इसका उद्घाटन किया गया। क्या किया गया, उद्घाटन। कहां पर किया गया, तो रायसीना हिल्स, दिल्ली में। ठीक है। अब नया संसद भवन जो है वो कौन सी, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। नया संसद भवन कौन सी परियोजना के तहत जो है निर्मित किया गया, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत।
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट कौन थे मुख्य? तो बीमल पटेल। बीमल पटेल जो है वो इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे। और इसका उद्घाटन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 28 मई 2023, 28 मई 2023 के दिन जो है इसका उद्घाटन किया। 28 मई 2023 के दिन जो है इसका उद्घाटन किया। 28 मई 2023 के दिन जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया। अब नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया तो पुराना संसद भवन, क्या पुराने संसद भवन के साथ कुछ, या पुराने संसद भवन को कुछ उपाधि वगैरह दी गई? तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। पुराना संसद भवन जो है वो अब क्या नाम से कहलाएगा? संविधान सदन के नाम से। किस नाम से कहलाएगा? संविधान सदन। पुराना संसद भवन जो है वो संविधान संसद के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बढ़े आगे। अब आगे अब संसद की कार्रवाई और उसके आगे बढ़ते हैं। वर्ष में संसद के कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। कम से कम कितने अधिवेशन होने जरूरी है? 2 अधिवेशन। साल भर में, वर्ष भर में कम से कम 2 अधिवेशन होने जरूरी है। अब प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक का जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए। जब प्रथम अधिवेशन हुआ, जिस तिथि को वो खत्म हुआ, जिस तिथि को जो है सत्रावसान की घोषणा की गई, वहां से जो दूसरा संसद सत्र बुलाया जाएगा, उस संसद सत्र के और इस तारीख के बीच में 6 माह से अधिक की जो है अपने अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना। 6 माह के अंदर अंदर जो है वो दूसरा संविधान जो अपने संसद सदन जो है वो बुलाना अनिवार्य है। तो कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, और दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। और अंतिम बैठक, प्रथम अधिवेशन की जो अंतिम बैठक है उससे लगाकर द्वितीय अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में जो है वो 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर? प्रथम बैठक से मतलब जैसे मान लो 28 मई को प्रथम बैठक जो है, प्रथम अधिवेशन जो है वो पूरा हुआ, तो अगला अधिवेशन जो है इस 28 मई से लगाकर 6 माह के अंदर अंदर बुलाना है। 6 माह से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 6 माह से ज्यादा टाइम नहीं होना, 6 माह से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो अब आगे। संसद के सत्र आहूत करना व सत्रावसान की घोषणा करना यह किसका अधिकार है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी का। सत्रावसान ध्यान रखना, ठीक है। सत्र का सत्रावसान करना किसका अधिकार है? तो वो राष्ट्रपति जी का। ध्यान रखना, सत्र बुलाना और सत्रावसान की घोषणा करना ये दोनों अधिकार किसके हैं? तो राष्ट्रपति जी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। ये प्रश्न यही पूछा जाता है, स्थगन और सत्रावसान, स्थगन और सत्रावसान इन दोनों में ही कंफ्यूज करके प्रश्न पूछा जाता है और यही अपने प्रॉब्लम होती है। और यह प्रश्न ज्यादातर किसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कूट जो है वो सही है, उसमें ये लाइन एक डाल दी जाती है कि सत्रावसान की घोषणा जो है, संसद सत्र के सत्रावसान की घोषणा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अपन ये फ्लो में जो है ये गड़बड़ कर देते, स्थगन कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो संसद सत्र का स्थगन कर सकता है, सत्रावसान की घोषणा नहीं कर सकता। सत्र आहूत करवाना व सत्रावसान की घोषणा दोनों के दोनों अधिकार राष्ट्रपति जी के हैं। दोनों के दोनों अधिकार किसके हैं? राष्ट्रपति के हैं। और संसद सत्र के स्थगन करने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को है और राज्यसभा के सभापति को है। स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसको है? तो वो 2 जनों को है, दोनों को है, लोकसभा अध्यक्ष को भी है और राज्यसभा के सभापति जी को भी, राज्यसभा के सभापति जी को भी है। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का लेवल बढ़ गया है या पॉलिटिकल साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं मानता हूं कि टॉप लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें। लेकिन उन क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ोगे, उन क्वेश्चन की तह तक जाने की कोशिश करोगे, उन क्वेश्चन को एकदम एक एक जो फैक्ट है उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं आराम से। क्वेश्चन इन्हीं में से, इन्हीं फैक्ट में से क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, लेकिन वो
या तो मिलान वाले में से पूछ लेते हैं, या कूट बना के पूछ लेते हैं, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है। उसमें अपन जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें जो है गलतियां करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये जैसे ये सिंपल सी गलती कई बार होती है 17 अवसान और स्थगन वाली। अब आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। कितने अधिवेशन बुलाए जाते हैं? 3 अधिवेशन। मिनिमम 2 तो बुलाने, 2 तो अधिवेशन बुलाने, सामान्यतः 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन होता है वो कहलाता है, वर्ष का पहला अधिवेशन कहलाता है बजट अधिवेशन। क्या कहलाता है? बजट अधिवेशन। कब बुलाया जाता है? तो फरवरी मई में, फरवरी से मई तक ये चलता है बजट अधिवेशन। फरवरी से मई तक पहले भी स्थगित किया जा सकता है और मई तक भी चल सकता है। दूसरा अधिवेशन होता है उसको कहते हैं मानसून अधिवेशन। मानसून अधिवेशन कब होता है? तो जुलाई और सितंबर महीने में, जुलाई और सितंबर में। और तीसरा शीतकालीन अधिवेशन, नवंबर और दिसंबर। इसमें अपन कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मानसून कब आता है? जुलाई सितंबर में। जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने में मानसून चलता है, तो इन 3 महीनों के दरमियान बुलाते हैं मानसून सत्र। सर्दियां शीतकालीन, अभी नवंबर दिसंबर में सर्दियां पड़ रही है तो शीतकालीन अधिवेशन हो गया। और बजट की घोषणा कब की जाती है? मार्च, या कई बार ट्रेंड 28 फरवरी का रहा है, फरवरी के आसपास रहा है, तो फरवरी और मार्च। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 जो है वो प्रतिवर्ष अधिवेशन बुलाए जाते हैं। फिर संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं, अपन राज्यसभा लोकसभा वो भी है, उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन अब ओवरऑल जो है वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है होनी चाहिए। तो पहली तो होना चाहिए वो भारत का नागरिक हो। मूल शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। ना पागल होना चाहिए ना दिवालिया घोषित होना चाहिए, पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, उसके पास कोई ऐसा पद नहीं हो जिससे जो है वो लाभ प्राप्त हो रहा हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा प्राप्त नहीं हो। 2 साल से ज्यादा के लिए वो कारावास की सजा जो है भुगता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे अब आयु, तो राज्यसभा के लिए तो है 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए तो है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। ये तो अपन पढ़ते आए, सिंपल सा फैक्ट है, इसको तो हम छोटी क्लासों से भी पढ़ते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो बढ़े आगे। अब आगे और फैक्ट, संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 101 और 102 में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का वर्णन, यानी किन किन कंडीशन में वो योग्य नहीं है, किन किन कंडीशन में वो योग्य नहीं है। निर्योग्यता का मतलब है किन किन कंडीशन में वो योग्य नहीं है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 और 102, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 में जो है इनकी निर्योग्यताओं का वर्णन है। ठीक है, अब संसद की कार्रवाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक तो होता है प्रश्नकाल। संसद की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, प्रथम आवर जो होता है, मतलब 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम है, वो क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम जो है वो प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल आया है तो कौन सी भाषा में पूछा जाएगा, तो वो भी बात मुझे याद आ गई थी, तो ये इसके अंदर ही जो है बीच में ही रख दिया। तो संसद की कार्यकारी भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 120 के तहत जो है वो हिंदी और अंग्रेजी को जो है संसद की कार्यकारी भाषा माना गया है, संसद की कार्यकारी भाषा माना गया है। ठीक है, क्यों यह शामिल किया? क्योंकि या फिर अब बहस शुरू कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे, तो कौन सी भाषाओं में क्या भाषा है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे। प्रश्नकाल में 3 प्रकार की कार्यकारी भाषा, ध्यान रखना, कार्यकारी भाषा यानी कार्य जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, अब प्रश्न आ सकता है कि सर कोई प्रश्न किया, वो अलग चीज है। ठीक है, अब प्रश्न काल में कितने 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यह प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। पहला तारांकित प्रश्न, पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न, यानी मौखिक जवाब प्रश्न पूछा जाएगा, हाथों हाथ मौखिक जवाब दिया जाएगा और उसके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। संसद की कार्रवाई
कभी अगर मौका मिले, जब संसद की कार्रवाई चल रही हो तो 11 बजे से 12 बजे का टाइम जो है, ये कभी रोज देखने की नहीं कह रहा हूं, कभी संसद की कार्रवाई चल रही हो तब ये जरूर देखें, तो आपको इनसे लगभग काफी जो है आइडिया रहेगा। तो इन चीजों को जरूर देखें आप। मौखिक जवाब दिया जाता है, सवाल पूछते हैं सांसद महोदय और मंत्री महोदय या जो भी उनके जो प्रतिनिधि, विशेषकर मंत्री महोदय जो है वो उसका जवाब देते हैं। और अगर सांसद महोदय का कोई अगर पूरक प्रश्न है तो वो पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, वो कहलाते हैं तारांकित प्रश्न। कैसे प्रश्न कहलाते हैं? तारांकित, तारांकित, ठीक है, तारांकित। फिर आते हैं अतारांकित। अतारांकित का मतलब होता है जवाब मौखिक की जगह हो गया लिखित, उल्टा हो गया सीधा। जवाब मौखिक की जगह क्या हो गया? लिखित, और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, सिंपल सी बात है। तारांकित प्रश्न में मौखिक प्रश्न उत्तर दिया जाएगा, जवाब दे दिया जाएगा, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अब जब अतारांकित हो जाएगा यानी उसका विलोम शब्द हो गया, तो विलोम शब्द यानी उल्टा हो गया, यानी इसमें जो है जवाब कैसा होगा? लिखित जवाब दिया जाएगा और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होगी, सीधी सी बात। चल, फिर तीसरे प्रकार के होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। मौखिक प्रश्न और लिखित दोनों प्रश्न हो सकते हैं। 10 दिन के समय, कम से कम 10 दिन का टाइम देकर जो है वो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न जो है कम से कम जो है 10 दिन का टाइम देकर जो है वो पूछे जाते हैं। मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। उन्हें क्या, वो प्रश्न कहलाते हैं अल्प सूचना। अल्प सूचना मतलब 10 दिन की सूचना, 10 दिन की सूचना, ठीक है। अब फिर तो अपन प्रश्नकाल के बाद दूसरी जो बात आती है, वो दूसरा जो समय जो 12 बजे के बाद जो शुरू होता है वो कहलाता है शून्यकाल। क्या कहलाता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद क्या कहलाता है? शून्यकाल। संसद में बैठे, ठीक है ना, आप लोग संसद में जैसे संसद की कार्रवाई देख रहे हैं अपन बैठ के, उसी तरह से है जो इसको पढ़ना है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय यानी 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? शून्यकाल। क्या कहलाता है? शून्यकाल। और शून्यकाल जो है वो भारतीय संसद की उपज है। भारतीय संसद ने ही दिया है, उपज है, भारतीय संसद ने दिया है शून्यकाल का प्रावधान। शून्यकाल पहली बार भारत में कब? 1992 में जारी किया गया। शून्यकाल की व्यवस्था जो है वो भारतीय संसद की देन है, अपनी जो संसद है उसकी देन है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय है वो क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न हो गए, उत्तर मिल गए, नंबर आएंगे, या तो 0 नंबर आएगा या ज्यादा नंबर आएंगे तो 0 नंबर, शून्यकाल। जो भी जितने जैसे नंबर तो शून्यकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है वो शून्यकाल। जैसे परीक्षा देने के बाद प्रश्न टप आते हैं तो अपन शून्य हो जाते हैं, वही बात है, ठीक है, वही सेम है। तो 12 बजे से 1 बजे तक, अब 25 में तो शून्य नहीं होना है, तो बढ़ते ही बढ़ते जाना है, ठीक है। तो शून्यकाल जो है वो भारतीय संसद की देन है और ये 1962 में दी गई, 1962 में दी गई। एक शब्द और जो है वो बहुत ज्यादा उपयोग लाया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 1954 में लाया गया भारतीय संसद में, जो पहली बार है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। किसी विषय पर, किसी विषय विशेष पर जो है वो संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है किसी सांसद द्वारा जो है वो प्रस्ताव रखा जाता है। जो ज्वलंत मुद्दे वगैरह कोई या कोई इस तरह की जो सूचना है जो सभी को सूचित या देश की संसद को जानकारी होनी जरूरी है, वो जो प्रस्ताव है, वो जो बात है, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत लाई जाती है। आप संसद की कार्रवाई देखते हो तो ये आपको सही तरीके से याद होगा भी। फिर आता है निंदा प्रस्ताव। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कोई कार्रवाई, कोई कार्य किया गया है तो उसकी निंदा करने के लिए जो है वो विपक्ष के द्वारा या विपक्ष के द्वारा कोई कार्य किया, पक्ष जो निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है उसको कहते हैं निंदा प्रस्ताव, ठीक है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। कितने सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है? 50 सदस्यों। 50 सदस्यों के अनुमोदन के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। क्लियर? यहां तक आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुदान की मांग। अगर सरकार जो है वो एक्स्ट्रा राशि की मांग करती है, अनुदान राशि की मांग करती है, तो वो मांग जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में रखी जाएगी।
अनुदान की, वित्तीय अनुदान की जो मांग की जाती है, अनुदान राशि की जो मांग की जाती है, वो मांग जो है वो राष्ट्रपति जी की सिफारिश पर, पहले राष्ट्रपति जी के समक्ष पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है वो लोकसभा में रखा जाता है। अनुदान की मांग जो है वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें, एक तो निंदा प्रस्ताव और एक अनुदान की मांग, ये दोनों जो है वो सीधे सीधे कहां रखी जाती है, लोकसभा में। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे बढ़ते। फिर संसद सदस्यों को भाषण देने की विशेष स्वतंत्रता अनुच्छेद 105 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत जो है संसद सदस्यों को जो है वो भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या देने की स्वतंत्रता दी गई है? भाषण देने की। अब संसद है तो सरकार के द्वारा क्या पेश किया जाता है? विधेयक पेश किए जाते हैं। क्या पेश किया जाता है? विधेयक पेश किए जाते हैं। लोकसभा में पारित करवाए जाते हैं, राज्यसभा में पारित करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद वो कानून बनते हैं। विधेयक कौन कौन से, क्या क्या विधेयक होते हैं? तो धन तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक जो है वो साधारण विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, जिसमें धन रुपए पैसों के लेकर बात है, वो विधेयक, और संविधान संशोधन के विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दो को छोड़कर बाकी सभी जो विधेयक है वो साधारण विधेयक कहलाता है। कैसे विधेयक कहलाता है? साधारण विधेयक। धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक को छोड़कर बाकी सभी जो है वो साधारण विधेयक कहलाता है। क्लियर? चलो अब देखो, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी, कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा आपके। फिर अपन राज्यसभा और लोकसभा की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर अब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। विधेयक से जुड़ी हुई बात, दो प्रकार के विधेयक को है जो प्रस्तुत करने के हिसाब से दो प्रकार के माने गए। लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करने के हिसाब से दो प्रकार के माने गए। पहला सरकारी विधेयक, संसद में मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। जो विधेयक मंत्री जी द्वारा, जो मंत्री है उनके द्वारा पेश किया जाएगा, जो विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा वो कहलाएगा सरकारी विधेयक। यानी सरकार द्वारा पेश किया गया, सरकार द्वारा पेश किया गया तो सरकारी विधेयक, सरकार द्वारा पेश किया गया तो सरकारी विधेयक। अब गैर सरकारी विधेयक, तो संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत, कोई भी संसद सदस्य है कोई विधेयक को पेश कर सकता है, कोई विधेयक लेके आ सकता है, वो उसको अधिकार है, और उनके द्वारा जो पेश किया जाएगा विधेयक, उस विधेयक को वो विधेयक कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। यानी जो सरकार पेश करती है, सरकार के मंत्री जी ने पेश किया तो वो सरकारी विधेयक, और अगर कोई दूसरे किसी संसद सदस्य, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य द्वारा विधेयक लाया गया है तो वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। क्लियर? बढ़े आगे। लोकसभा में पारित विधेयक राज्यसभा के पास लंबित पड़ा है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसी फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई विधेयक जो है वो लोकसभा से पारित हो गया लेकिन वो राज्यसभा में लंबित पड़ा है, राज्यसभा में अभी तक पारित नहीं हुआ, लोकसभा भंग होने पर, अगर लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा ने तो पारित करके राज्यसभा में भेज दिया लेकिन राज्यसभा में अभी तक विलंबित है, अभी तक रुका हुआ पड़ा है, लंबित पड़ा है, लेकिन उसी दरमियान जो है वो लोकसभा भंग हो गई। अगर लोकसभा भंग हो गई तो वो विधेयक जो है वो समाप्त माना जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, न कि उसको प्रोसेस में आगे बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है उसको प्रोसेस में आगे बढ़ा दिया जाएगा, वो समाप्त, कि भाई लोकसभा ने पारित कर ही दिया था, राज्यसभा भी पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेज देगी। नहीं, अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में भेज दिया, और जब तक उस पर चर्चा चल रही थी या वहां पर वो लंबित रहा, उसी दरमियान अगर लोकसभा भंग हो गई तो वो विधेयक भी जो है भंग या समाप्त माना जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना। एकदम सरल तरीके से ये चीज बता दी कि भाई जैसे विधेयक है, लोकसभा ने पारित कर दिया, पास कर दिया, पास करके राज्यसभा के पास भेज दिया, राज्यसभा उस पर विचार कर ही रही थी, उसमें लंबित चल ही रहा था कि उसी दरमियान लोकसभा भंग हो गई किन्हीं कारणों से, तो वो विधेयक क्या आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, वो विधेयक भी क्या है? समाप्त माना जाएगा। क्लियर? चलो अब इसका उल्टा, अगर राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा में लंबित विधेयक है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदस्य है, स्थायी सभा है, वो भंग होती नहीं है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये घुमा के इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।
वही अपने कंफ्यूजन, वही अपन वो दिमाग तो लगाते नहीं है कि भाई ये स्थायी सदन है। अपने दिमाग में आता है अरे यार तो क्या लोकसभा में जीरो जीवन में वे जीरो जीवन में नहीं वे। ठीक है, अपना दिमाग समझ के यूज करना है, टॉपिक को समझ के, उसके पॉइंटों को समझ के अपना दिमाग जो है पूरी तरह से यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग ही यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो क्लियर। विधेयकों से संबंधित जो बात है, अब मेरे हिसाब से कोई भी चीज जो है वो आपके नहीं रही होगी। बाकी अगर कुछ रहा होगा तो राज्यसभा और लोकसभा को सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे तब और क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दो प्रकार की जो है वो निधियां होती है, दो प्रकार के जो है पैसे दो प्रकार की जगह पर जो है वो रखे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 जो है वो संचित निधि की बात करता है, संचित निधि की बात करता है। ठीक है, अपन जूनियर अकाउंटेंट भी पढ़ते हैं, अगर जूनियर अकाउंटेंट की भी तैयारी करते हैं तो उसमें जो GFN AR जो है उसमें ये विशेषतः पूछे जाते हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं और अपने इस पॉलिटिकल में तो पूछे जाते ही। ठीक है, फिर एक अनुच्छेद 267 66 दोनों ध्यान रखने, ये है संसद की आकस्मिक निधि। संसद की आकस्मिक निधि, दो प्रकार की निधियां होती है, एक तो होती है संचित निधि और दूसरी होती है संसद की आकस्मिक निधि या आकस्मिक निधि। संसद की आकस्मिक निधि या आकस्मिक निधि 266 में तो है संचित निधि, 266 में तो है संचित निधि और 67 में जो है वो आकस्मिक निधि, 67 में जो है आकस्मिक निधि। अब आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व द्वारा धन जो जुटाया जाता है वो संचित निधि में जाता है। संचित निधि में कौन सा पैसा जाता है? इनकम टैक्स से आया हुआ, केंद्रीय कर, केंद्रीय जो भी कर है उससे आया हुआ पैसा, सीमा शुल्क के द्वारा आया हुआ पैसा या और राजस्व, जितनी भी जो ये राशि है वो किस में जाती है? वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो संचित निधि में जमा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। संचित निधि में आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व द्वारा जुटाया गया धन जो है वो संचित निधि में जो है जाता है। क्लियर? चलो अगला पॉइंट, संसद सदस्यों की निर्योग्यता का निर्णय निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति करता है। देखो निर्योग्यता जो है वो किसमें है? अपन ने पीछे वाली जो स्लाइड है उसमें पढ़ा था 101 और 102 में, लेकिन संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं पर निर्णय कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 101 और 102 में, वेरी मोस्ट, ध्यान रखना। ये पॉइंट वहां रह गया था इसलिए इस पॉइंट को यहां ऐड किया गया। संसद सदस्यों की निर्योग्यता पर निर्णय कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो निर्वाचन आयोग की राय लेकर राष्ट्रपति करता है कि ये क्या उन निर्योग्यताओं को प्राप्त कर चुका है सदस्य, तो उसको हटाया जाएगा। तो ये जो निर्योग्यताओं को तय करने का निर्णय है वो कौन करता है? तो ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगला पॉइंट, दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जब किसी पर दल बदल के आधार पर, जैसे अपने राज्य में भी होता है, तो जो विधानसभा अध्यक्ष है उसको अधिकार होता है कि वो इस पर निर्णय कर सकते हैं। अगर दल बदल के आधार पर किसी को निर्योग्य घोषित करना है तो वो निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति जी को है, दल बदल के आधार पर। लेकिन अनुच्छेद 101 और 102 के तहत अगर संसद सदस्य कोई निर्योग्य हो जाता है, अनुच्छेद 101 और 102 के तहत अगर कोई संसद सदस्य निर्योग्य हो जाता है तो उसका निर्णय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग से राय लेकर राष्ट्रपति जी का है। निर्वाचन आयोग से राय लेकर राष्ट्रपति जी का है। आई थिंक अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट में। दल बदल के तहत निर्योग्यता तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, दल बदल नहीं और संसद सदस्यों की अनुच्छेद 101 और 102 के तहत निर्योग्यता तो निर्वाचन आयोग से राय लेकर राष्ट्रपति जी, निर्वाचन आयोग से राय लेकर राष्ट्रपति जी। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो बड़े आगे। अब है संसद के कार्य और अधिकार। पूरी संसद एकदम आपके एकदम क्लियर होगी, ठीक है ना? एकदम कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है? चलो संसद के कार्य और अधिकार।
अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन 3 प्रकार के संशोधन कर सकती है। 3 प्रकार से जो है वो संविधान संशोधन कर सकती है। कार्य पढ़ रहे, अधिकार पढ़ रहे, तो अधिकार में ये भी अधिकार है संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है, 3 प्रकार से कर सकती है, ये भी अधिकार है। पहला, साधारण बहुमत द्वारा 1/3 जो भाग है वो सदस्य, कुल सदस्य जो है उसका 1/3 भाग जो है वो अगर वोट पक्ष में दे देते तो संविधान संशोधन हो जाता है। ये होता है साधारण बहुमत द्वारा। एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत, 2/3 टोटल सदस्यों का 2/3 भाग जो है वो उसके पक्ष में देते हैं अगर संविधान संशोधन के, तो वो माना जाएगा। दूसरा भाग कहलाता है 2/3। पहला तो वो कहलाता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत यानी 1/3, विशेष बहुमत यानी 2/3, डबल हो जाएगा। साधारण यानी सिंपल 1/3 भाई 1/3, और विशेष अगर बहुमत है तो डबल ताकत लगानी पड़ेगी तो 2/3, तो 2/3। अब एक और होता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। कुछ जो है कुछ संविधान संशोधन जो है वो इस तरह के होते हैं कि उसमें विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, यानी 2/3 तो होने चाहिए, उसके साथ साथ जितने भी जो राज्य विधानमंडल है उनमें से आधे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य है। आधे जो राज्य हैं उनकी विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना। फिर आगे, संविधान के मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, यह अपन ने पढ़ा है, ये पढ़ा है अपन ने, तो ये आपको याद होना चाहिए कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ जो है वो संसद नहीं कर सकती, वो संसद नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आगे अधिकार और कार्य में पढ़ रहे, संसद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित नियम बना सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित नियम कौन बनाता है, यह प्रश्न पूछा हुआ है एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संसद बनाती है। संसद को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम बना सकती है। और महाअभियोग संबंधी जो शक्ति है वो भी किसको है, संसद को प्राप्त है। महाअभियोग संबंधी जो शक्ति है वो भी संसद को प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति जी पर हो, उपराष्ट्रपति जी पर हो, या किसी न्यायाधीश पर जो है, वो भी जो महाअभियोग चलाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, तो संसद के पास है। इसके अलावा क्या काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। वित्त संबंधी, फाइनेंस संबंधी, वित्त संबंधी अपने देख लिया, संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267। ठीक है, और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का, कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन पर जो है नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, संसद करता है। ये हो गए संसद के कार्य और संसद के अधिकार। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना, साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन जो है वो आहूत करना, साधारण विधेयक के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाना या संयुक्त अधिवेशन जो है वो आहूत करना, कौन से अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता है। अब कुछ और फैक्ट 2-4। जमानत राशि, संसदीय चुनाव में जो जमानत राशि रहती है वो है 15,000 रुपए, और विधानसभा के चुनाव में जो रहती है वो 10,000 रुपए। 10,000 रुपए जमानत राशि रहती है विधानसभा में और 15,000 जमानत राशि रहती है जो है विधानसभा में। अब चुनावी खर्च सीमा, जो संसद लोकसभा में सदस्य खड़ा होता है वो 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, और विधानसभा सदस्य जो है वो 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। चुनाव प्रचार प्रसार में जो है वो खर्चा कितना कर सकते हैं, तो 95 लाख और 40 लाख। क्लियर, इसके साथ ले लो, बड़े आगे। अच्छा ठीक है, अपन एक बार इसका कल रिवीजन नहीं करवाया तो आ गई, मांग आ गई कि फिर सर रिवीजन भी करवा दो एक बार, तो अभी आप वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं इसका। अपन पढ़ रहे हैं संसद, भाग तो पूरा है, संसद संघ की कार्यपालिका पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अपन ने आज जो शुरू किया है वो संसद किया है। संसद की के बारे में अपन जानकारी लेंगे, उसके बाद अगली क्लासों में राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति जी और नेक्स्ट जो भी अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है सिलेबस में है, रीट के सिलेबस में एक बार उनको पढ़ेंगे। रीट का सिलेबस होने के बाद जो है अपन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, चलो, तो संघ सरकार में की व्यवस्थापिका
यानी संसदीय संबंधी या व्यवस्थापिका के जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 79 से लगाकर 123 तक। अनुच्छेद 79 ये बात करता है कि भारत की या संघ की जो है एक संसद होगी, संघ की एक संसद होगी। संसद में कौन कौन माने जाएंगे, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो संसद के भाग अंग माने जाएंगे या भाग माने जाएंगे। संसद के सदन पूछे जाए तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछे जाए तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर भाग या अंग पूछे जाए तो 3 भाग, भाग या अंग पूछे जाए तो 3 भाग। कौन कौन से भाग? 3। तो 3 भाग ये है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब सरकार की व्यवस्था, सरकार कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। पूरे विश्व में सरकार 2 प्रकार की होती है, एक तो अध्यक्षात्मक सरकार, एक संसदात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका, और संसदात्मक जो सरकार है उसकी जो व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो ब्रिटेन है, जहां से कि अपन ने भारत ने जो है संसदात्मक व्यवस्था अडॉप्ट की। भारतीय व्यवस्था कैसी है, तो संसदात्मक व्यवस्था है। अब फिर सरकार के अंग, सरकार आ गई तो सरकार के अंग कौन से, तो सरकार के 3 अंग है। पहला अंग कहलाता है कार्यपालिका। पहला अंग क्या कहलाता है? कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 78 तक जो है कार्यपालिका की बात करता है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी क्या करते हैं, तो कानून लागू करवाना। इनका काम क्या है, तो कानूनों को लागू करवाना। फिर दूसरा जो भाग आता है वो आता है व्यवस्थापिका। क्या आता है? व्यवस्थापिका। अनुच्छेद 79 से लगाकर 123 तक, अनुच्छेद 79 से लगाकर 123 तक क्या करते हैं, तो जनता की इच्छा के अनुरूप जो है इच्छाओं को जो है वो कानूनी रूप देते हैं। जनता की इच्छा को क्या करते हैं, कानूनी रूप देते हैं। कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, इसी को लागू करवाती है। फिर तीसरा भाग आता है, उसे कहते हैं न्यायपालिका। तीसरा भाग जो आता है उसे क्या कहा जाता है, न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 124 से 147 क्या करता है, तो कानूनों की समीक्षा करना और कानूनों की रक्षा करना, कानूनों की न्यायिक रक्षा करना और कानूनों की समीक्षा करना। अब इससे आगे जो है वो आता है कैग 148 से 151, वो सिर्फ एक फैक्ट के रूप में याद रखना है। फिर आते हैं आगे लोकसभा का जो गठन है। लोकसभा का पहली बार गठन 17 अप्रैल 1952, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952। लोकसभा 17 अप्रैल 1952, लोकसभा यानी लोगों का सदन। राज्यसभा जो है 3 अप्रैल 1952, राज्यसभा यानी राज्यों का सदन। ठीक है, इन दोनों की पहली बैठक कब हुई, राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 की थी, 13 मई 1952 की थी। और 13 मई 2002 के दिन जो है इस बैठक की स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस बैठक की क्या मनाई गई, स्वर्ण जयंती। संसदों की जननी अपन ने पढ़ लिया, ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था। ठीक है, अब 3 स्तंभ तो यही है, ये है ही है। एक चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना जाता है। सरकार का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना जाता है। किसको माना जाता है, मीडिया को। भारत में कितनी सदनात्मक व्यवस्था है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था। संसद का अंग राष्ट्रपति जी होंगे, राष्ट्रपति जी संसद का अंग होंगे। ये सिफारिश किसने की, तो एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी ने ये सिफारिश की कि राष्ट्रपति जी जो है वो संसद के सदस्य होंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं संसद भवन की तरफ। संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है उसकी परिकल्पना किसने की, तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। शिलान्यास कब, तो 17 फरवरी 1921 के दिन ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा, ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा। कहां पर, तो रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। उद्घाटन किसने, तो 18 जनवरी 1927 के दिन इरविन के द्वारा, इरविन के द्वारा। अब फिर नया संसद भवन बना है, तो नया संसद भवन कौन सी परियोजना के तहत बना है, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। कौन सी परियोजना के तहत, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। इसके मुख्य आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट कौन है, तो विमल पटेल, विमल पटेल, विमल पटेल जो है वो आर्किटेक्ट है। इस संसद का उद्घाटन कब किया गया, नई संसद का 28 मई 2023 के दिन, 28 मई 2023 के दिन किया गया। अब इसका उद्घाटन हो गया तो पुरानी संसद, तो पुरानी संसद को संविधान संसद नाम दिया। पुरानी संसद को क्या किया, संविधान संसद नाम दिया गया। क्लियर। चलो बड़े आगे, फिर आगे वर्ष में संसद के, अब संसद के सत्रों की तरफ बढ़ते हैं। संसद के कम से कम वर्ष में 2 सत्र होने जरूरी है। कितने सत्र होने जरूरी है, 2 सत्र। और इन दोनों सत्रों के बीच में प्रथम सत्र की अंतिम बैठक की अंतिम तिथि जो है उससे लगाकर जो द्वितीय बैठक आयोजित की जाएगी उसकी प्रथम तिथि के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब संसद से संबंधित 2 मुख्य पॉइंट आते हैं।
कि संसद का सत्र आहूत करने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति जी का। संसद का सत्र आहूत करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति जी का। संसद का सत्र सत्रावसान घोषणा करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? सत्रावसान घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास। लेकिन संसद सत्र को स्थगित करने, स्थगन की जो अधिकार है, स्थगन का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा का राज्यसभा के सभापति के पास, राज्यसभा के सभापति के पास। क्लियर? स्थगन का अधिकार इनको है, सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को। क्लियर? अब संसद में अमूमन 3 प्रकार के सदन जो है, 3 प्रकार के अधिवेशन बुलाए जाते हैं। पहला अधिवेशन कहलाता है बजट अधिवेशन, जो कि फरवरी से मई के मध्य बुलाया जाता है। दूसरा अधिवेशन होता है मानसून अधिवेशन, जो कि जुलाई से सितंबर के मध्य बुलाया जाता है। तीसरा अधिवेशन होता है शीतकालीन अधिवेशन, जो नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है। नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है। ठीक है? अब संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता है। संसद अधिवेशन बुला दिया तो अब सदस्य बन रहे हो, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आप लोगों में या भारत के जनता में? तो वो सबसे पहला पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भारत का नागरिक। दूसरा पॉइंट है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है? तीसरा पॉइंट है किसी लाभ के पद पर प्राप्त नहीं होना चाहिए। कोई भी लाभ का पद जो है वो ग्रहण किया हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि 2 वर्ष से अधिक का जो है उसको कारावास झेला हुआ नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष से अधिक की जो है कारावास जो है वो झेला हुआ नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। क्लियर? चलो बढ़िया। अब है संसद सदस्यों की निर्योग्यता। संसद सदस्य निर्योग्य कब रहेगा का वर्णन 101, 102, और इसका निर्णय कौन करता है अपन ने पढ़ा है। निर्वाचन आयोग से राय लेकर राष्ट्रपति करता है। ठीक है? अब संसद की कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं। पहला है प्रश्नकाल। पहला शुरुआती जो सत्र कहलाता है, प्रथम घंटा जो होता है वो कहलाता है प्रश्नकाल। 11 बजे से 12 बजे का, 11 बजे से 12 बजे का टाइम। अब प्रश्नकाल है तो प्रश्नकाल में कौन सी भाषा की बात भी कर लेते हैं। तो संसद की कार्यकारी भाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी होगी। ये अनुच्छेद 120 में प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 120 में ये प्रावधान कर रखा है कि संसद की कार्यकारी भाषा कौन सी होगी? हिंदी या अंग्रेजी। क्लियर? अब प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के। पहले प्रश्न है तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न? तारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों में ये प्रश्न मौखिक पूछे जाएंगे और इनके पीछे पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछे जाएंगे और इनके पीछे जो है पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा प्रकार होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, तो ये प्रश्न इनका जवाब लिखित होगा और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उल्टा, जस्ट उल्टा। फिर आते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, ये प्रश्न मौखिक भी, उत्तर मौखिक भी, प्रश्न मौखिक भी हो सकता है, प्रश्न लिखित भी हो सकते हैं। कम से कम जो है 10 दिन से पूर्व जो है सूचना देनी जरूरी है। 10 दिन का टाइम देकर जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्नकाल हो गया, तो प्रश्नकाल के बाद जो सेकंड भाग कहलाता है वो कहलाता है शून्यकाल। शून्यकाल विश्व में देने जो किसी की देन है तो वो भारत की देन है। 1962 में जो है भारतीय संसद ने जो है वो शून्यकाल दिया है। क्या दिया है? शून्यकाल दिया है। 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय है वो कहलाता है शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का। अब संसद से संबंधित कुछ पॉइंट। एक आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कोई ऐसा मुद्दा है, कोई विशेष मुद्दा है जिस पर भारत की संसद का ध्यान जाना जरूरी होता है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। तो वो प्रावधान जो है वो 1954 से चला आ रहा है। फिर एक आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव किसी घटना की, किसी व्यक्ति की जो है, किसी बात की जो है निंदा करनी है, उसके लिए जो प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रस्तुत करना है तो कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति होनी अनिवार्य है। 50 सदस्यों की अनुमति होनी अनिवार्य। एक पॉइंट आता है अनुदान मांग। अनुदान मांग यानी वित्तीय अनुदान वगैरह जो है मांग की जाती है। अनुदान की जो मांग की जाती है अनुच्छेद 113 के तहत जो है ये मांग की जाती है। और ये जो अनुदान मांग जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में रखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है संसद सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 105 के तहत। 105 के तहत। अब बढ़ते हैं विधेयक की तरफ। कौन कौन से विधेयक क्या क्या होते हैं?
तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने भी विधेयक हैं वो साधारण विधेयक कहलाएंगे। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे विधेयक क्या कहलाएंगे? साधारण विधेयक। आगे फिर आते हैं दो प्रकार के विधेयक होते, एक होता है सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वो विधेयक जो मंत्री जी द्वारा पेश किया जाएगा, सरकार के मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, वो सरकारी विधेयक। और आम किसी सदस्य द्वारा, किसी भी सांसद द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाएगा कोई विधेयक, तो वो विधेयक कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। अब इससे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना, अब ये समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में अगर पूछा गया अगर कभी कि क्या कोई भी संसद सदस्य जो है वो विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, वहां फिर वो कंफ्यूजन नहीं होना है। जब प्रावधान है गैर संवैधानिक विधेयक, गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा सीधा सीधा, तो पेश कर सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं। ये थोड़ा अपना कॉमन सेंस जो है वो यूज करना पड़ता है। फिर आगे दो परिस्थिति अगर बनती है कि कोई विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा के पास भेज दिया, राज्यसभा में उस पर विचार चल रहा है, उसी दरमियान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस विधेयक की स्थिति क्या होगी? तो वो विधेयक भी जो है भंग या समाप्त माना जाएगा, भंग या समाप्त माना जाएगा। क्लियर? अब अगर राज्यसभा में पारित कर दिया और लोकसभा में लंबित है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भंग ही नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म हो गई। फिर आती है वित्त, पैसों की बात। तो अनुच्छेद 266 संचित निधि की बात करता है, 267 जो है वो संसद की आकस्मिक निधि जो है उसकी बात करता है। आकस्मिक निधि की व्यवस्था किस पर है, किसमें है? तो 267 में, और संचित निधि की व्यवस्था किसमें है? तो 266 में। क्लियर? अब संचित निधि इंपॉर्टेंट है, तो संचित निधि में कौन कौन सी राशि जमा होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनकम टैक्स, आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और राजस्व कर। इनकम टैक्स, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और राजस्व, ये जो है ये चीजें जो है किसमें शामिल की जाएगी? संचित निधि में। इससे जो भी राशि आएगी वो संचित निधि में। अब फिर निर्योग्यता की बात जो कि अपन ने पढ़ी है कि संसद सदस्यों की निर्योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 101 और 102 में है, लेकिन संसद सदस्यों की निर्योग्यता पर निर्णय कौन करेगा? 101 और 102 के तहत, अनुच्छेद 101 और 102 के तहत, या सीधा पूछ सकते हैं कि संसद सदस्यों की निर्योग्यता का निर्णय कौन करेगा? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जहां भी ये लाइन लिखी हुई हो कि निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अगर किसी ने दल बदल किया है, किसी सांसद ने दल बदल किया है, किसी सांसद पर दल बदल कानून लगाया गया है, दल बदल के आधार पर जो है निर्योग्यता का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जी को। जब संसद सदस्यों की निर्योग्यता 101, 102 के तहत तय करनी है, तब निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा, और लेकिन अगर दल बदल के अंतर्गत जो है निर्योग्यता तय करनी है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति द्वारा। क्लियर? अब आगे है संसद के कार्य या अधिकार। संसद के कार्य या अधिकार, तो संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है 3 प्रकार के संविधान संशोधन कर सकता है। 368 संविधान संशोधन की बात करता है। कौन कौन से? तो पहला है साधारण संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत यानी 1/3, 1/3। विशेष बहुमत यानी डबल, 2/3। डबल हो जाएगा तो 2/3। और एक प्रकार का होता है जिसमें विशेष बहुमत तो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ भारत के आधे राज्यों की विधानमंडल जो है वो भी इसको स्वीकृति दे। भारत के आधे राज्यों की जो विधानमंडल है वो भी इसको क्या दे? स्वीकृति दे। लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे में जो है वो संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट अधिकार जो है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो नियम है वो बनाने की शक्ति किसको है? तो वो संसद को है। अगली शक्ति जो है, अगला अधिकार जो है वो ये है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्माण संबंधी जो है नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसकी है? तो वो संसद के पास है। पानी पी लेता है। फिर महाभियोग संबंधी शक्ति, यानी महाभियोग जो है वो किस में लाया जाता है? संसद में लाया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। ये विशेष शक्ति है उनको। अगली शक्ति जो है वो है कानून निर्माण करने की,
और वित्त संबंधी, फाइनेंस संबंधी और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन पर नियंत्रण करने की शक्ति जो है वो भी व्यवस्थापिका के पास है, संसद के पास है। अब आगे 3 पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट है साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो है प्रावधान जो है, या जो इसका प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के लिए जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन किसके लिए बुलाया जा सकता है? तो साधारण विधेयक के लिए। संयुक्त अधिवेशन किसके लिए बुलाया जाता है? पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यही है, साधारण विधेयक के लिए। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है वो साधारण विधेयक के लिए कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। अब फिर तो थोड़ी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। जमानत राशि, संसद सदस्य खड़ा हो रहा है तो उनके लिए जमानत राशि। लोकसभा का सदस्य अगर चुनाव लड़ रहा है कोई तो उसके लिए 15,000, संसद का चुनाव लड़ रहा है तो 15,000, विधानसभा का लड़ रहे हैं तो 10,000, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 10,000 जमानत राशि, संसदीय चुनाव है तो 15,000। खर्चा कितना कर सकते हैं चुनाव में? तो 95 लाख तो लोकसभा सदस्य खर्च कर सकते हैं और विधानसभा सदस्य 40 लाख। विधानसभा के लिए जो सदस्य खड़े हुए हैं वो कितना खर्चा कर सकते हैं? 40 लाख। क्लियर? चलो, तो विद्यार्थियों की पहली पसंद रीट 2L2 के लिए, रीट लेवल 2 के लिए SST की 3 बुक्स जो हैं वो मार्केट में आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं और बेहतरीन चल रही है ये बुक्स, बेहतरीन डिमांड है, कंटिन्यू जो है मांग इसकी जो है बढ़ी हुई है। तो आप लोग भी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इन बुक्स को एक बार शॉपकीपर दुकान के वहाँ जाकर इन किताबों को देखें जरूर। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये किताबें मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप भी इन किताबों का फ़ायदा लें और अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छा बनाएं और सफलता प्राप्त करें। इस क्लास में अपने इतना ही संसद के बारे में। अगली क्लास जो है वो राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित होगी। एक बार पुनः आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके सपनों को साकार करे, आप अपने जो इच्छा है उनको प्राप्त करें, अपना जो सपना है वो पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।